बजट 2021। मुझे ना लगातार आपके फोन आ रहे हैं कि जगमोहन ये बताओ कि ये जो बजट 2021 आ गया है ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, इसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से ये हमें इम्पैक्ट करने वाला है। तो देखो, मैं आपसे वन टू वन तो बात कर ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको मैं दे दूं बजट 2021 डिटेल्ड एनालिसिस, अपने अनबायस्ड तरीके से मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सुन लो। अच्छा, इस बात का फैसला ना आप ही कर लेना कि ये बजट अच्छा है कि बुरा है कि एवरेज है। मैं अभी इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। लास्ट में जरा इसके ऊपर देखेंगे क्या निकल कर आया है। आर यू रेडी? आर यू रेडी कि हम बात करें बजट 2021 की? चलो देखो, सबसे पहला इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है ना, हम सोच रहे थे टैक्स के रेट कम हो जाएंगे, सोचना भी जायज था। भाई इकोनॉमी अगर इतनी डाउन चली गई है, माइनस के अंदर ग्रोथ की रेट आई है, कोविड का इम्पैक्ट था, लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, तो टैक्सेशन के रेट के लिए ना एक जेन्युइन सी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी आम आदमी की कि भाई कम होंगे। नहीं हुए। कोई टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। अच्छी बात क्या है फिर? चलो शुक्र है, कोविड का तो कोई टैक्स नहीं लगाया। भाई ये एक्सपेक्ट करना कि रेट कम हो जाएंगे, ये ना बहुत बड़ी लग्जरी वाली एक्सपेक्टेशन थी हमारी। लेकिन हमारे ऊपर कोई कोविड का टैक्स नहीं लगा। ये वाला इस बजट के अंदर अच्छी बात हो गई। तो 80C की लिमिट कोई बड़ी है क्या कि वही लिमिट है? हम 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट जितना कर पाते हैं, देखो वही एक इन्वेस्टमेंट है जिसके चक्कर में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हो जाती है या टैक्स सेविंग एस्पेक्ट के अंदर सेविंग हो जाती है। नहीं बढ़ाया, कोई लिमिट नहीं बढ़ाई, उतनी ही है जितनी आप पहले कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ओल्ड रिजीम तो इन्होंने धीरे-धीरे खत्म ही कर देनी है। अगर धीरे-धीरे खत्म ही कर देनी है, तो फिर 80C की लिमिट बढ़ाने का क्या मतलब है? अच्छा, अगर ओल्ड रिजीम खत्म ही कर देनी है और 80C बढ़ाने का क्या मतलब है? तो ये सेक्शन 80 ईई के अंदर जो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर फिर क्यों बढ़ा दिया है? डिडक्शन को 1 साल के लिए और आगे क्यों बढ़ा दिया है? सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आप न्यू रिजीम में जाने के लिए बता रहे हो या ओल्ड में रहने के लिए बता रहे हो? तो करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज करके। जो ओल्ड रिजीम के अंदर काफी अच्छा टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है वहां पर पब्लिक को दे देते। लेकिन नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया है इस बजट के अंदर। तो क्या कर दिया फिर? कर ये दिया कि जो प्रोविडेंट फंड है ना, जो प्रोविडेंट फंड कोई एम्प्लॉई जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लोग क्या करते थे जिसकी सैलरी ठीक ठाक है, तो उनका अगर 20,888 रुपए से ज्यादा का यानी कि 2.5 लाख रुपए साल का अगर उसका पीएफ कटता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता था ना, आपको पता है कि पीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। अब एम्प्लॉई क्या करते हैं? अच्छी बात है, भाई तो सेविंग करनी है तो इंस्टेड की यहाँ वहां सेविंग करने की जगह कंपनी की तरफ से जो सैलरी मिल रही है उसी में अपना पीएफ कटा दो। अब 21,000 रुपये महीना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज की डेट के अंदर 21,000 रुपये महीना से ज्यादा का भी कटवाते रहते थे। जो कंपनी के जिनकी ठीक ठाक सैलरी हो गई है, आजकल तो सभी की ठीक ठाक ही सैलरी है। जो मैनेजर है मोस्टली जो मिडिल क्लास है, तो वो कहता है कि चलो यही सेविंग सही। नहीं, ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्या किया उन्होंने कि अगर आप अपना पीएफ कटवाते हैं साल में 2.5 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा 2.5 लाख से ऊपर वो टैक्सेबल कर दिया। क्यों? क्यों कर दिया? दूसरी तरफ देखो, जो बिजनेस ओनर हैं वो सेक्शन 37(1) के हिसाब से एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाता है और उनको तो सारे के सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अगर कोई नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर भी है ना, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वो दिखाते हुए सारे के सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं। और बेचारा जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई है, जो पूरी ईमानदारी के साथ में टैक्स पे कर रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ में हाईएस्ट टैक्स पे कर रहा है, जिनकी सैलरी ज्यादा है ना, 42% तक टैक्स जाता है उनका। तो अब उनको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो पीएफ के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती थी 21,000 से ज्यादा की, आ जाओ उसके ऊपर भी कैंची चला दो। यानी कि मैं बता रहा हूं कि इंडिया का जो टैक्स का स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय के लिए इतना डेट्रीमेंटल है, इतना डेट्रीमेंटल है कि आपको ना बिजनेस में आना ही होगा। सारे एम्प्लॉइज को इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से बिजनेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारा टैक्स तो वैसे ही कट जाता है। जो छोटी मोटी प्लानिंग बच भी गई थी वो भी ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर काटते चले जा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया
कि जो लोग अपने पीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, भाई अल्टीमेटली पीएफ में पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो देश की तरक्की के काम ही आ रहा है ना, तो उसके ऊपर 2.5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट आ भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? अब लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे उसको। यानी कि उन छोटे-छोटे इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखो ओवरऑल क्या होगा? कुछ भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सारा दिमाग कहाँ पर लगाया है? इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर टैक्सेबिलिटी करने के लिए। क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उनको पिन चुभोनी है, वो चुभो दी। जिन एरियाज़ के अंदर काम करना चाहिए, वो तो किया नहीं। यहाँ पर कोई काम कर दिया आपने। ये ना बड़ी बड़ी एक गहरी एस्पेक्ट है, बहुत इसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है हमारे पैनल के अंदर भी, कि क्या लॉजिक था कि पीएफ के ऊपर जो 2.5 लाख से ऊपर की सेविंग कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल कर दो। एट द सेम टाइम क्या किया है? एट द सेम टाइम इस बजट के अंदर एक बड़ा दिलचस्प काम हुआ है, वो ये है, जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है, वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है। देखो पहले टैक्स ऑडिट कराने की लिमिट होती थी 1 करोड़। फिर उसको कर दिया 5 करोड़ पिछले साल। इस साल 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया कि अगर आपकी सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग चैनल से होती है यानी कि 95%। इसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया है ईज़ ऑफ बिज़नेस, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिज़नेस ओनर्स का ऑडिट करता है, अब ऑडिट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी बिज़नेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44 AA के हिसाब से बनाते रहो, लेकिन 44 ए बी के अंदर उसका ऑडिट 10 करोड़ तक नहीं होगा। यानी कि आपने टीडीएस काटा चाहे नहीं काटा, ये रिपोर्ट होएगी नहीं उसकी। क्यों? सेक्शन 44 ए बी में जब हम ऑडिट करते थे तो टीडीएस इसका कटना चाहिए, नहीं कटा तो इनकम में ऐड होता था, तो कंप्लायंस सही तरीके से रहती थी। इसका मतलब ये है कि अब टीडीएस के ऊपर क्या परवाह रहेगी? कोई परवाह नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि जो मर्जी जैसे मर्जी 10 करोड़ रुपए तक का आपको खुली छूट है, जैसा मर्जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमको सबमिट कर दो। कल को जब केस स्क्रूटनी में आएगा तब आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। उस तरह से कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए कि भई कुछ भी दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ऑडिट तो हो ही नहीं रहा। तो फिर एम्प्लॉयी के पीछे क्यों पड़े हो भाई? एम्प्लॉइज के पीछे क्यों पड़े हो? एम्प्लॉइज का तो आपको पीएफ तक नजर आ गया कि 2.5 लाख से ऊपर की इंटरेस्ट की सेविंग होगी, जमा करा दो इनकम टैक्स उसके ऊपर। ये बड़ा ही दिलचस्प है, ये डायरेक्शन किस तरफ चली जा रही है। मैं कहता हूँ छोटे शहरों के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैं पहले मसूरी गया था और काफी जगह पर गया, चाहे आप इंडिया के ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लो, जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम की है, जितनी भी एस्पेक्ट हैं। वहां पर कितनी सारी एडवोकेसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स हैं, अब वो ऑडिट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाएंगे ऑडिट, क्योंकि एकदम से बंद हो गया काम ये वाला, गवर्नमेंट कह रही ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है। अब उनका रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? तो वो तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे ना देश की इकोनॉमी के अंदर, और टैक्स कंप्लायंस बना रहे थे। दूसरी तरफ आपने इतने क्लरिकल काम डाल रखे हैं कि 3B बनाओ, उसके बाद 2 है, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A, इनका रिकंसाइल करना उसके ऊपर डिमांड है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज कर रहे हैं उनको तो पूरा का पूरा क्लर्क वाला काम बना के रखा हुआ है। जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो क्या करते हैं, एडवोकेट या प्रोफेशनल को काम दे देते हैं कि सर हमारी जीएसटी कर दो, और वो एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्लरिकल काम कर रहे हैं। जो टेक्निकल काम था यानी कि ऑडिट करना, उसको तो आपने 1 करोड़ से बढ़ा के कहां ले गए, 10 करोड़ के ऊपर ले गए। तो ये गवर्नमेंट की मंशा किस तरफ है? वो कंप्लायंस की तरफ लेकर जाना चाहती है कि नॉन कंप्लायंस की तरफ लेकर जाना चाहती है? ये एक बड़ा ही गहरा सोचने वाला एस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो है सो है। अच्छा, एफडीआई के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर पहले 49% अलाउड थी, अब उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी कि फॉरेन कंपनियां अब इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 74% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बाहर की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्ट करेंगी, हमारा प्रीमियम कम होगा और हम मैक्सिमम इंश्योरेंस करवाएंगे और सारा का सारा पैसा बाहर जाने ही वाला है। कैसे जाने वाला है? देखो, इंश्योरेंस के अंदर एक ना कंसेप्ट होता है री एश्योरेंस का। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया और जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आगे उससे भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपनी इंश्योरेंस करवाती है, ताकि कल को कोई बड़ा क्लेम आए तो री एश्योरेंस के अंदर पैसे मिल जाए।
तो क्या हुआ, 74% सिर्फ चेहरा मात्र के लिए बाहर का पैसा इंडिया में आ जाएगा। जितना प्रीमियम कलेक्ट होने वाला है वो रीएश्योरेंस के द्वारा बाहर ही जाने वाला है। तो मेरा सवाल ये है इस गवर्नमेंट से कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब ये पॉलिसी लेकर आए थे एफडीआई बढ़ानी है, तब तो बड़ा शोर मचाया था। सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी ऐसे पीछे पड़ गई थी जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। उस समय इतने बढ़िया इकोनॉमी रिफॉर्म हो रहे थे 90 से लेके 2000 के बीच में, तब तो ऐसे झंडा लेके पीछे पड़ गए थे कि ये क्या हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, पट गए। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्यों कर दी 74%? अब समझ आ गई क्या? इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी को तो कोई इकोनॉमिस्ट ही चला सकता है, इकोनॉमिस्ट ही चला सकता है। अब वो इकोनॉमिस्ट कहता है कि वो 74% की होनी चाहिए बाहर की इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके अराउंड ये कंट्रोल मैकेनिज्म होनी चाहिए, तब तो समझ नहीं आया। अब आपने वही वाली चीज 74% की लगा दी, लेकिन उसके जो कंट्रोल मैकेनिज्म थे वो कौन लगाएगा? इकोनॉमिस्ट ही बजट बना सकता है, इकोनॉमिस्ट को ही बजट बनाना चाहिए, और बिल्कुल सारी चीजों को ए से लेके जेड तक की चीजों को देखकर बनाना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल, पहले की हो गया सीगा कि तुसी रोला पांदे सीगे नहीं करना नहीं करना, अब ऐसा क्या हो गया कि जो आपने 74% हो गया? तो जब मेरी आपसे 1 to 1 डिबेट होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों, तब आप बताना मुझे कि पहले क्या था, अब क्या है, और अब आपने पूरे के पूरे कंट्रोल मैकेनिज्म ले लिए हैं कि नहीं ले लिए, कि सारा का सारा पैसा कॉर्पोरेटाइजेशन के द्वारा बाहर ही भेजना है। 74% की जस्टिफिकेशन तो अब डिस्कस जरूर करेंगे, डिटेल में करेंगे, पूरा देश डिस्कस करेगा इसके बारे में क्या हो गया इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या लेकर आए बजट के अंदर, 1,75,000 करोड़ रुपए के बराबर का डिस इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि आईडीबीआई में से और एलआईसी में से उसको बेच देना है प्राइवेट सेक्टर को, और 1,75,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। पहले क्या हो गया था, जब पहले डिसइन्वेस्टमेंट करते थे तब तो कहते थे नहीं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। अब बड़े सारे उसके अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट की गई हैं, डीमर्जर के प्रोविजन को चेंज किया गया है कि अगर वो स्प्लिट होती है कंपनी तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं लगेगी, और 1,75,000 रुपए गवर्नमेंट ने इकट्ठा करना है एलआईसी ऑफ इंडिया को बेच के और आईडीबीआई को बेच के। ये वाली बात सेट हो चुकी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया को भी इस बार बेचना है, यहीं से तो आएंगे 1,75,000 करोड़ रुपीज। तो ये अब सोचने वाली बात है कि ये इस बजट के अंदर ये प्रोविजन लेकर आए हैं। तो यानी कि कारपोरेटाइजेशन का और डिसइन्वेस्टमेंट का और बाहर का पैसा लेके आने का इंडियन की इकोनॉमी के अंदर जो चीजें कभी इकोनॉमिस्ट ने स्टार्ट की थी, अब 2021 और 20 के अंदर जाकर वो समझ आनी शुरू हुई है, लेकिन कंट्रोल मैकेनिज्म फेल है। सिर्फ और सिर्फ कहां से ऑपरेट हो रहा है, अभी तो करो। चलो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो गुडविल ऑफ द बिजनेस है ना, आपने किसी बिजनेस को एक्वायर कर लिया। अब एक्वायर कर लिया, वो बिजनेस जो था वो 100 रुपए का था, आपने उसको 175 रुपए का खरीद लिया। भाई बिजनेस वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सारी डील हो रही है ना, 100 रुपए की चीज आपने 175 में खरीद ली, तो 75 रुपीज जो है वो उसकी गुडविल कहलाता था। बहुत सारी डील होती है, जैसे ओला, उबर और बहुत सारी ऐसी डील्स होती रहती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो उसके अंदर जो डिफरेंशियल अमाउंट फिजिकली पे किया जाता है उसको माना जाता था गुडविल। और वो गुडविल जो है वो इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस अलाउड होती थी। 25% का इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का रेट है, तो उसको कहाँ इंक्लूड कर दिया, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, उसको इनटेंजिबल में से हटा दिया, उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो पैसे आपने गुडविल के अंदर खर्च किए हैं बस वो खर्च किए हैं, वो एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा के लिए बैलेंस शीट में स्टैंड करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता था वो बेनिफिट इस बजट में उड़ा दिया गया है। ये एक आया है। अच्छा, एक ना यूलिप होता है, यूनिट लिंक इक्विटी प्लान, उसके अंदर जो पैसे मैच्योरिटी के टाइम पर मिलते थे वो एग्जम्प्ट थे। अब कुछ 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 ऐसी कंडीशंस डाल दी गई हैं कि वो जब पैसे मिलेंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके अंदर कुछ कंडीशन डाली है प्रीमियम की, वो मैं नीचे एक नोट्स दे रहा हूँ, डिटेल में आप पढ़ लेना, बट मोटा मोटी ये समझ लो कि यूलिप का एक पर्टिकुलर पोर्शन आपका टैक्सेबल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो इम्प्लॉई का ईएसआई, इम्प्लॉई का ईएसआई अगर लेट डिपॉजिट करवा दिया तो वो इनकम में ऐड हो जाता था, यानी कि डिडक्शन नहीं मिलती थी उसकी। अब कई सारे हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, उस हाई कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया कि ठीक है,
अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का पैसा जमा करा दिया, लेट करा दिया, कोई बात नहीं, जमा तो करा दिया ना, तो सेक्शन 43B में उसको ले गए, उनको बोला कि आपको इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ले लो डिडक्शन। ठीक है, फेयर है भाई, जमा तो करा ही दिया ना, लेट कराया, क्योंकि लेट कराने का इंटरेस्ट भी तो जमा कराया था। लेकिन इस बार फिर पीछे पड़ गए, वो कहते नहीं, अगर आपने एक बार एम्प्लॉई का ईएसआई पीएफ जमा तो करा दिया लेकिन लेट जमा करा दिया, तो सेक्शन 43B में क्वालिफाई नहीं करेगा, वो आपके इनकम में ही ऐड होगा, उसके ऊपर 30% टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। ये एक एस्पेक्ट बड़ा ध्यान रखना कि अब ईएसआई हर महीने की 15 तारीख को जमा हो जाए और पीएफ 21 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। किसी भी कारणवश से अगर वो लेट जमा हुआ तो उतने अमाउंट के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ओके, अब क्या हो रहे हैं? अब कहा कि एक सेक्शन लेकर आए जिसके अंदर जो एलएलपी है ना, एलएलपी, एलएलपी भी प्रोफेशन कर सकती है। तो उसमें ये था कि सेक्शन 44 एडीए था। सेक्शन 44 एडीए के हिसाब से क्या होता है कि आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, अपनी टोटल ग्रोस रिसीप्ट का 50% अपना प्रॉफिट दिखा दो, तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये किसके लिए था? प्रोफेशनल के लिए। अब उसके अंदर किसको लेकर कहा गया? एलएलपी हटा दिया उसके अंदर से। तो एलएलपी जो है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट नहीं ले सकती, वो नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से ही चलेगी। एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इस बजट के अंदर। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि जो पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को पैसा वापस देती है, होता क्या था कि पार्टनर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, अब पार्टनरशिप करते चले जा रहे हैं, कई साल हो गए काम करते-करते। अब कई साल काम करते हो गए कि आज से कई साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लो 5 लाख रुपए की जनकपुरी में, आज वो हो गई है 4 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ की हो गई है। एक पार्टनर अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उसने कहा कि चलो ठीक है जी, अब मेरा हिसाब कर दो। तो क्या करते थे, उस प्रॉपर्टी को 5 लाख की जगह 4 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी के अंदर दिखा के उसके हिस्से का जितना पैसा बनता था उसको दे देते थे। फेयर बात है कि चलो ठीक है, जेन्युइनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल एप्रिसिएशन तो हुआ ही है, उसको दे देते। ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस बार। उन्होंने कहा कि अगर आप रीवैल्यू कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और पार्टनर जो एग्जिट कर रहा है उसको चेक से पेमेंट कर देते हो, कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन लगेगा 20%, दे लो टैक्स। देखो कहां कहां से एकदम टेक्निकल बजट की तरह उन उन चीजों के ऊपर सुई की तरह चुभो चुभो के टैक्स बनाकर लेकर आए हैं। भाई चलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से? लेकिन नहीं, उसको भी प्लग इन करना है। लोग कहते हैं कि टैक्स इवेजन है। टैक्स इवेजन कैसे है? फेयर है भाई, उसी पार्टनर ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एस्पेक्ट क्रिएट किया है। एक तो गुडविल को आपको डेप्रिसिएशन हटा दिया, ऊपर से रीवैल्यूएशन करने के बाद जो पैसे निकलते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। पीएफ का इंटरेस्ट 2.5 लाख से ऊपर होगा, उसके ऊपर भी टैक्स के एम्बिट के अंदर लेकर आ गए। तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई टेक्निकल पर्सन बैठा है फाइनेंस बजट बनाने के लिए, मैक्रो इशू को तो वो भूल गया और माइक्रो इशू के अंदर बैठ के छोटी-छोटी टेक्निकल अमेंडमेंट के हिसाब से ही लगता है ये बजट तैयार किया गया है। कोई बात नहीं, टैक्स प्लानिंग फेल कर दी, कौन सी वाली? कि पार्टनरशिप फर्म के एसेट को रीवैल्यू करके पार्टनर को पैसे देने हैं। अब वो काम नहीं कर सकते। तो क्या करना है? अब देखो 3 महीने कम कर दिए हैं, किसके अंदर? अपनी आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज़ कर सकते हो या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। वैसे तो 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते थे ना, अब 3 महीने काट दिए। अब आप अपनी बिलेटेड या रिवाइज़ रिटर्न जो फाइल करेंगे, वो 31 दिसंबर तक ही फाइल करेंगे। यानी कि जो 31 मार्च तक रौनकें लगी रहती थी ऑफिस के अंदर, हालाँकि पेनल्टी लगती थी 10,000 रुपए की लेट रिटर्न फाइल करने पे, उसको कर्टेल करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। अच्छा, सेक्शन 148 के अंदर भी फेसलेस असेसमेंट की बात की गई है। चलो अच्छी बात है, फेसलेस असेसमेंट। तो फेसलेस असेसमेंट का मतलब ये है आईटीएटी के अंदर भी फेसलेस हो गया, यानी कि अब पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकली केस को तैयार करना पड़ेगा, सही तरीके से पूरे फैक्ट एंड फिगर वहां पर प्रेजेंट करने हैं, उसके बेसिस के ऊपर फेसलेस के थ्रू कहीं से कोई भी जजमेंट पास हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर ना एक काम इन्होंने और कर दिया, तो वो काम ये कर दिया कि जो जब जब किसी के यहाँ पे सर्च सर्वे होता था, तो पिछले 6 साल का वो रिकॉर्ड खोल सकते थे। अब 6 साल का रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे, बोले 3 साल का रिकॉर्ड खोलेंगे। 3 साल का या 10 साल का? 10 साल का रिकॉर्ड कब खुलेगा? अगर किसी 1 साल के अंदर टैक्स चोरी की संभावना 50 लाख या उससे ज्यादा की है, तो पिछले 10 साल तक चले जाएंगे। अगर टैक्स चोरी की संभावना 50 लाख या उससे कम तक है, तो क्या होगा?
उस केस के अंदर एक काम होगा कि 3 सालों की असेसमेंट होगी। यानी कि जब भी इनकम टैक्स का सर्च और सर्वे हो गया, तो अब पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तो मैंडेटरली मेंटेन करना ही करना, उसकी असेसमेंट होगी और 50 लाख पर ईयर की लिमिट है। तो मेरी सजेशन क्या है इसके अंदर, आपकी किताबें ना, जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको, एकदम साफ-सुथरी, नीट एंड क्लीन, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप 3 से लेके 10 साल तक का रिकॉर्ड जो बना रहे थे, उसको बनाकर ही चलो। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 10 ईयर का रिकॉर्ड तो आपको रखना ही रखना है। हाँ, ये है कि 50 लाख से ज़्यादा की टैक्स की चोरी है, तो उस केस में क्या होगा कि इनकम टैक्स वाले 10 साल तक जा सकते हैं, लेकिन हम चोरी थोड़ी करते हैं। तो आप तो इतना बढ़िया टैक्स कंप्लायंस करते हो, अगर किसी क्लेरिकल वजह से कोई एस्पेक्ट रह गया है, वो एक डिफरेंट बात है। तो ये बजट और क्या कह रहा है? इस बजट ने ना एक बड़ा बेवकूफ बनाया है, देखो छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ों के साथ में। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है और वो 75 ईयर का है, पहली बात तो वो सीनियर सिटीज़न है, 75 साल का है और उसको पेंशन मिलती है और इंटरेस्ट इनकम आती है और उसका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, एक ही बैंक अकाउंट है, और कोई बैंक अकाउंट नहीं, एक ही बैंक अकाउंट है और पेंशन आ रही है और इंटरेस्ट आ रहा है और जिस बैंक के अंदर उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वही बैंक अपनी कैलकुलेशन करके उस देख लेगा उसकी कितनी इनकम बन रही है। जितनी इनकम बन रही है उतना टीडीएस काट लेगा और उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बात हुई? और भाई यहाँ तो ये होता है कि कोई 75 ईयर से ऊपर का है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, उसकी जितनी भी इनकम हो। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं, 75 साल के हो, एक ही बैंक के अंदर अकाउंट हो, एक ही बैंक के अंदर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम आती हो, तो बैंक जो है अपनी कंप्यूटेशन बनाएगा आपकी सारी पेंशन इनकम को जोड़ के, इंटरेस्ट इनकम को जोड़ के, यानी कि उसी बैंक के अंदर पेंशन भी आती है, उसी बैंक के अंदर इंटरेस्ट भी आता है। तो बैंक का बाबू आपकी कैलकुलेशन करेगा, अगर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम मिला के मान लो 22 लाख रुपए है, तो 22 लाख के हिसाब से जितना टैक्स बना वो टीडीएस काट लेगा। तो इसमें फायदा क्या हुआ? तो भरने दो ना उसको, रिटर्न फाइल कर दे। ऐ खाम का 75 ईयर वालों से ऊपर वालों को बजट में छूट दिया है। टेक्निकलिटी में जाकर तो देखो, मुझे तो उस बात के ऊपर बड़ी हैरानी हो रही है कि 2.5 लाख से ऊपर का अगर इंटरेस्ट पीएफ के ऊपर कट रहा है तो उसको भी टैक्सेबल कर दिया। 75 ईयर वालों का सारा टीडीएस काट के उसको बोला कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो यार? क्या टेक्निकलिटी के साथ में बजट लेकर आ रहे हो? बातें सारी पुरानी कर रहे हो। 74% की इंश्योरेंस, यानी कि छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीजों के अंदर उलझा दिया जिसका मीनिंग ही कोई नहीं है। और जो बड़ी चीजें हैं वहां पर एकदम चुपचाप से पूरा का पूरा स्लेट फेर के निकल गए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही तंग करने वाला और डिस्टर्ब करने वाली अमेंडमेंट आई है इस बार के बजट के अंदर। क्या? टीडीएस काटना है आपको। सेक्शन 194 क्यों लेकर आ गए हैं? अगर आपकी टर्नओवर अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर की है, 10 करोड़ से ऊपर की है, बायर टीडीएस काटेगा। मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, मैं आपसे परचेज कर रहा हूं और आपको पेमेंट करनी है। यानी कि मैं आपसे परचेज कर रहा हूं और मैं जो परचेजर हूं, मेरी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है और मैं आपसे एक साल में 50 लाख से ज्यादा की परचेज करता हूं, तो मुझे टीडीएस काटना है आपका। मतलब जितना लॉ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ना वो कर लो। इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या दी गई है? इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि देखो जी, ऐसा होता है कि अगर बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है, वो किसी से 50 लाख की परचेज करती है, परचेज ऑफ मटेरियल और एनीथिंग परचेज करती है, उसके ऊपर एक टोकन अमाउंट अगर डिडक्ट कर लेती है, तो वो ट्रांजैक्शन हाइलाइट हो जाएंगी और इनकम टैक्स वालों को आसानी होगी उनको पकड़ने के लिए। लेकिन उस चक्कर में सारा का सारा सॉफ्टवेयर अब मंथली बेसिस पे टीडीएस जमा होना है, फिर क्वार्टरली रिटर्न जानी है, छोटे-छोटे हिसाब रखना है, कितने नंबर ऑफ पार्टी हैं जिनसे हम माल परचेज़ करते हैं। मतलब एकदम क्लैरिकल वाला हिसाब-किताब बना के रख दिया। अब पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग, तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ऑलरेडी टीसीएस था तो सही, पहले टीसीएस था। टीसीएस का क्या मतलब है? सेलर जो है ना, सेलर, वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बनेगा। अब सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस भी आ गया, टीसीएस भी आ गया। अब टीडीएस कब नहीं कटेगा? अगर टीसीएस कट चुका है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर टीडीएस कटा है तो टीसीएस नहीं कटेगा, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टीडीएस नहीं कटेगा। अरे लेकर क्यों आए ये वाला सेक्शन? लेकर क्यों आए? लेकर क्यों आए? मतलब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है पूरे प्रोसेस को। यानी कि अगर कोई परचेज कर रहा है, लिख लो, अगर आप परचेज करते हो, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है,
किसी एक बंदे से आपने 50 लाख से ऊपर का माल परचेज़ किया तो आपको क्या करना है? टीसीएस काटना है, उसका टीडीएस काटना है, टीडीएस ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। एक और अमेंडमेंट लेकर आए हैं बजट के अंदर। वो क्या है? एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक थे ना, उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि एक नया बैंक ओपन हो रहा है, तो अपने बैंक जो हैं, जिनका एनपीए उठा के इस एनपीए वाले बैंक को दे देंगे। मतलब कि जो लोग बैंकों के लोन की रीपेमेंट नहीं कर रहे, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक अलग से बैंक खुल गया है, तो बैंकों की बैलेंस शीट में से एनपीए उठ के नए बैंक की बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, ताकि हमारे एग्जिस्टिंग बैंकों की बैलेंस शीट साफ-सुथरी नज़र आनी शुरू हो जाए। क्या विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जब लोन दिया था, उस समय जितनी गलती की थी, रिकवरी नहीं कर पाए थे, औने-पौने दाम के ऊपर सही-गलत किसी को भी लोन बैंकों ने दे दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती कर दी ना आपने, किसी को भी कमीशन लेके या अदरवाइज़ कैसे भी करके अरे बड़े-बड़े केसेस निकल कर सामने आए हैं, झंडेवाला वाली कंपनी के नाम नहीं लूँगा, उनके केस इतने बड़े-बड़े निकल कर आए हैं, वीडियोकॉन टावर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर जो कंपनियाँ थी, तो इतने बड़े-बड़े लोन बैंकों के चले गए, यहाँ-वहाँ चले गए, फिर वो एनपीए में कवर हो गए। अब क्या लेकर आए हैं? एक अलग से प्लेट लेकर आए हैं, उस प्लेट के अंदर ये सारे के सारे एनपीए के लोन ट्रांसफर हो जाएँगे, ताकि बैंकों की बैलेंस शीट साफ-सुथरी हो जाए और ये अपने अलग तरीके से डील करेंगे। होगा क्या? यहाँ पर राइट ऑफ हो जाएँगे सारे के सारे। तो क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी एनपीए वाला बैंक था, तो यहाँ तो राइट ऑफ होने ही थे, ये बैंक साफ-सुथरे हो गए। तो इसके ऊपर ना सोचने वाली बात है कि रिकवरी पे ध्यान देने की जगह, उसको रेगुलराइज़ करने की जगह क्या कर रहे हैं, प्लेट ही चेंज करके दूसरी कर ली। इसके ऊपर भी मैं ना एक डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ कि इसका ओवरऑल क्या इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। इतनी बड़ी डिसीजन कर दी, लाखों करोड़ों रुपए आप ट्रांसफर करने वाले हो एनपीए वाले को दूसरे बैंकों के अंदर। करेंगे बात, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस बजट के अंदर आई हैं जिससे आपको खुशी भी मिले। अभी तो आप परेशान हो रहे हो कि यार ये कैसा बजट आ गया है, कोई बात नहीं। देखो, एक तो कोविड का टैक्स नहीं लगाया, जो 35,000 करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट खुद ही भरेगी। अपने 1,75,000 करोड़ रुपए का जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ से करेंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न है ना जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी सैलरी इनकम है और आपका टीडीएस कटता है, आप एडवांस टैक्स जमा कराते हो, तो आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाओगे, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे तो ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल होके आएगी। सैलरी नजर आ गई, टीडीएस नजर आ गया, और जो जितने भी शेयर्स आपने पूरे साल में खरीदे बेचे, उसके ऊपर जितना भी कैपिटल गेन आपका हुआ, वो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल होके आ जाएगा। सबमिट करो, रिटर्न फाइल हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मान लो कैपिटल गेन है या अदर इनकम है, तो वो आप अपने हाथ से डाल देना। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत सिंपल कर दिया गया है। अगर अदरवाइज देखें तो अब गवर्नमेंट के पास ना सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। इसके ऊपर जरा ध्यान से आपने चलना है। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई है कि अगर आपका जो टैक्स का डिस्प्यूट जो है वो 10 लाख रुपए से कम का है और आपकी इनकम 50 लाख से कम है, तो आप एक काम करो, जो आपके केसेस चल रहे हैं ना आईटीओ के पास या कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उसको छोड़ो, कमेटी के पास जाओ, उनको बोलो मेरी इनकम 50 लाख से कम है, टैक्स का डिस्प्यूट 10 लाख के कम का है, जो भी सेटल करना है उसको सेटल करके खत्म करो। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है वो स्टार्ट इस बजट के अंदर आ गया है। इसके अलावा एक छोटी-सी इन्होंने दी है कि अगर कार स्क्रैप में भी जा सकती है, कार को 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, जो भी टाइम लिमिट के हिसाब से, पेट्रोल डीजल के हिसाब से, जब कार स्क्रैप कर दी ना, उसके ऊपर अब ग्रीन सेस वगैरह लगता था, उसकी पॉलिसी लेकर आए हैं, डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी आने वाली हैं। और बिल्डर के केस में बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट लेकर आए हैं। बिल्डर क्या करेंगे? देखो, आजकल वैसे ही मार्केट डाउन है, तो बिल्डर जो सर्कल रेट है उसपे तो माल बिक नहीं रहा उनका इन्वेंट्री, तो वो सर्कल रेट से कम के अंदर भी माल बेच रहे हैं। अब होता क्या है कि जब वो बेचते हैं सर्कल रेट से भी कम के ऊपर, लेकिन कैपिटल गेन किस पे लगता है? स्टैंप ड्यूटी रेट के ऊपर। बिल्डर कहते हैं यार 5% का वेरिएशन आपने दिया हुआ है, डिफरेंशियल 15% के ऊपर हमें कैपिटल गेन जमा कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी से 20% तक नीचे में भी अमाउंट सेल करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20% नीचे तक सेल करने में अलाउड है, कैपिटल गेन उसके ऊपर नहीं लगेगा। बड़ा दिलचस्प अमेंडमेंट है। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर बयान दिया था कि जब हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं,
तो रजिस्ट्री का एक अमाउंट होता है, बाकी ट्रांजैक्शन कैश में सेटल होती हैं। अब ये ऐसी सच्चाई है जो सबको पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है, सारे मंत्रियों को पता है, सारे बिजनेसमैन को पता है, सारे एम्प्लॉइज को पता है, एक एक रजिस्ट्रेशन करने वाले बंदे को पता है, वकीलों के कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को पता है, हाई कोर्ट के सबको मालूम है। उन्होंने भी तो अपने घर खरीदे हैं। जिन जिन लोगों ने अपने घर खरीदे हैं और जिन जिन लोगों ने अपने घर बेचे हैं, सबको मालूम है। ये एक ऐसा सच है जो सामने है, लेकिन सभी कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्या कि रजिस्ट्री के टाइम पर चेक से पेमेंट करते हो, डिफरेंशियल अमाउंट को कैश में करते हो, कोई बात ही नहीं करता। एक बार प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तभी मैं आपसे ओपनली बात कर रहा हूं। इसके ऊपर तो कुछ करते नहीं। इसके ऊपर सर्कल रेट के अंदर ये प्ले अराउंड किया जा रहा है किसी तरीके से। कोई खुल के बड़ी सी पॉलिसी लेकर आओ ना, जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। लोग क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा प्रॉपर्टी खरीदनी है, अच्छा प्रॉपर्टी खरीदनी है दिलशाद गार्डन के अंदर, अच्छा वहां पर तो सर्कल रेट चल रहा है 2 करोड़ का, लेकिन डील होगी मान लो 4.5 करोड़ रुपए की। ठीक है, 2 करोड़ की रजिस्ट्री कराओ, बाकी 2.5 करोड़ रुपए कैश में सेटल होगा। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, मुझे बताओ। वो सबको पता है। और जब रजिस्ट्रार भी होता है, वो उनसे पूछता है, हाँ जी 1 करोड़, अच्छा सेम प्रॉपर्टी जो है अलग अलग जगह के ऊपर रजिस्टर्ड हो रही है। जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेना है, उनकी रजिस्ट्री सर्कल रेट से ज्यादा पे हो रही है, जिन्होंने बैंकों से लोन लेना उनकी सर्कल रेट के ऊपर हो रही है। अब नीचे चल रहा है, कोई ठोस इसके ऊपर कदम उठाया जाएगा? कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? अब क्या होता है, जब लोगों ने प्रॉपर्टी की डील करनी है, उस केस के अंदर फिर वो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं और प्रोफेशनल से पूछते हैं, बताइए भाई साहब कैसे मैनेज करें। सबको पता है। अब बिल्डर की केस में देखो, जब वो बिल्डिंगे बना रहे हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसको नहीं पता यार, उसके ऊपर तो कोई चीज लेके नहीं आ रहे, एकदम साइलेंट होके बैठे हुए हैं। जैसे आरुषि का केस हुआ था, आरुषि हत्याकांड जो हुआ था, नो वन किल्ड आरुषि, कोई पता ही नहीं लग पाया। जैसिका का केस हुआ था, नो वन किल्ड जैसिका, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि केस लाइन नहीं हुआ। 84 के राइट हुए थे, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, किसने क्या, कोई पता नहीं क्या हुआ। उसी तरीके से हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो सबको पता है, लेकिन सारे के सारे साइलेंट है। मेरा पॉइंट क्या है, जब आप बिल्डर का सर्कल रेट 20% से नीचे के ऊपर भी सेल करते हो, डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो जरा ऊपर वाले अमाउंट की भी बात कर लो ना। सारा टैक्स की चोरी तो वहां पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्यों स्ट्रांगली आगे नहीं आते, उसके ऊपर क्यों स्ट्रांगली आगे नहीं आते। ये मेरे कुछ ऐसे वचन है, ऐसी बातें हैं, सॉरी ऐसी डिस्कशन है, जिसके ऊपर ना मैं जरूर 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 आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा 1 to 1 के अंदर। क्योंकि क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बजट के अंदर जो सर्कल रेट की इकोनॉमी चल रही है, सर्कल रेट का मुद्दा देखो, इस बजट के अंदर आपने ही छेड़ा है। क्या बोला, बिल्डर अगर 20% से कम पे भी बेचता है तो कैपिटल गेन 20% नीचे मिलेगा। ऊपर का क्या कर रहे हो, ऊपर का क्या कर रहे हो, कोई पता नहीं है। तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है क्या? अगर हो रही है तो इसके ऊपर कोई ठोस जब तक चीज नहीं आती, इसका मतलब क्या है, टैक्स किस चीज पे लगाना है। अगर किसी इंप्लॉई का 20,888 से ज्यादा पीएफ जमा करा दिया ना, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो बनेगा उसके ऊपर, उसको टैक्सेबल कर दो। सैलरी वालों की 42% तक टीडीएस रिडक्ट कर दो। छोटे छोटे परक्यूसिट जो आते हैं उसको टैक्सेबल कर दो। इंप्लॉई को तो छोड़ना ही मत। तो मतलब ये वाले जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर चल रहा है, प्रॉपर्टी इतने सालों में मेहनत करके एक लेवल पे पहुंची, उसको टैक्सेबल कर दो। यानी कि मतलब क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पूरी के पूरे जो बजट बनाने वाले लोग हैं, उनका ध्यान जो है वो पीनट्स के ऊपर है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। ये वाला बजट ना पूरी तरह से टेक्निकल बजट है, टेक्निकल बजट, जहां पर छोटी छोटी चीजों को सुधार किया गया है। एक अमेंडमेंट लेकर आए कि चलो टीडीएस काटेंगे, मतलब भारत की जनता को तो आप क्लर्क बना दो पूरी तरीके से। सोचो बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर बोलता है कि ठीक है मुझे तो बिजनेस करना है, ये रखा मैंने अकाउंटेंट, ये रखा मैंने सीए, देखो जी टीडीएस काट लेना। गलती से आपने जो ये चीजें डाल दी है, टीडीएस नहीं कटा, तो अब अकाउंटेंट सीए और बिजनेस ओनर लड़ता रहता है, मेरी कंप्लायंस ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। क्यों इतनी छोटी 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 टेक्निकल अमेंडमेंट लेके आते रहते हो, आते रहते हो। इससे बेहतर ये नहीं हो सकता कि अब मेजर लेवल के ऊपर करो। अब सभी को तो वहां पर बिजी कर दिया, कहां बिजी कर दिया, इन सब क्लरिकल कामों के अंदर बिजी कर दिया, और ऊपर से झाड़ू कहां मार दिया, 74% की एफडीआई के अंदर बड़ा झाड़ू मार दिया। उसके ऊपर क्या आपकी एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में ना जरूर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ तक कि मेरे एनालिसिस है, और भी लेके आता रहूंगा आपके साथ एनालिसिस। अभी आप इसको अभी डाइजेस्ट करो, बाकी एस्पेक्ट मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। देखो आप ही ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना
पॉइंट ऑफ व्यू रखना है बजट 2021 के एनालिसिस के ऊपर। तो मैंने फैक्ट भी आपके सामने रख दिए हैं और ये मेरे निजी विचार हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर मुझे आप बेहतर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे, तो मैं अपने ओपिनियन को ट्रांसफॉर्म करूँगा। इसलिए मैं इनवाइट करता हूँ राइट फैक्ट एंड फिगर है जो मैं मिस कर गया हूँ किसी वजह से, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो आप मुझे प्रोवाइड करो राइट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये मैं फीलिंग शेयर कर रहा हूँ उन बिजनेस ओनर्स की, उन एम्प्लॉइज की, उन अपने क्लाइंट्स की जिनके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्शन में रहता हूँ, टच में रहता हूँ। सो विद दीज वर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द बजट एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन, यू आर अमेजिंग एंड ग्रेट।